अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बदस्तूर मईशत की बहाली है, मईशत को बेहतर बनाना है और इसके लिए हुकूमत जिन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रही है, आज जायज़ा लेते हैं कि क्या ये हुकूमत के ऑप्शंस थे भी या नहीं। बहालत मजबूरी हुकूमत को वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो ये हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के फौरी बाद जिससे शदीद इनकारी थी। ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा, सादगी इख्तियार की जाएगी, निज़ाम इंसाफ को बेहतर किया जाएगा, मुल्की इदारों को मजबूत बनाया जाएगा और इस तरह से पाकिस्तान अपनी मईशत को बेहतर करेगा। कर्ज लेना कोई ऑप्शन नहीं था। मगर इख्तिदार में आने के फौरी बाद जब ये हुकूमत हकीकी मानों में हुकूमत करने लगी, इख्तिदार में आ गई, तो सबसे पहले दोस्त ममालिक से रकूम ली गई, उनसे मदद मांगी गई, उनसे कर्जे लिए गए और फिर ये समझा गया कि शायद अब माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। IMF के हवाले से खासी शशोपंज में रही ये हुकूमत और फिर बिलाखिर IMF में जाने का भी फैसला किया गया। अब जो सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है उसमें IMF की कड़ी शराइत हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए 5,000 अरब रुपए का टारगेट तय करना होगा हुकूमत को। इनकम टैक्स पे 90 अरब की छूट वो ख़त्म की जाए। तनख्वाहदार तबके की से जो टैक्स की वसूली है उसकी लिमिट 12 लाख से कम करके 4 लाख अगर आपकी तनख्वाह है तो सालाना उस पर टैक्स कटेगा। इसी तरह बिजली और गैस के नुकसानात को कम करने के लिए नेपरा और ओगरा इनको आज़ाद फैसले करने होंगे, हुकूमत इसमें मदाखलत ना करे। जो सब्सिडी दी जाती रही है 140 अरब की, वो अब आवाम से वसूल की जाए, ये भी चाहती है IMF, ये भी चाहता है। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो हुकूमत की मदाखलत के बगैर डॉलर की कदर और रुपए की कदर जो है इसको मेंटेन कर सके। तो ये वो इक़दामात हैं जो हुकूमत के ऑप्शंस में सरे फहरिस्त नहीं थे। हुकूमत का सबसे पहला ऑप्शन ये था कि वो रकम जो करप्शन के ज़रिए लूटी गई मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर, वो वापस लेकर आए। लेकिन करप्शन से मुतालिक जो इक़दामात हैं उसमें शरीफ फैमिली है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है जिस पर ज़्यादा फोकस मौजूद है। शहजाद अकबर साहब मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, नबील गबूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और राना सनाउल्लाह साहब PMLN के रहनुमा। नबील गबूर साहब, आपकी तरफ आता हूँ और यही सवाल आपसे करता हूँ कि हुकूमत जिस तरह से मईशत को ठीक करना चाहती है, वो चाहती है कि करप्शन का लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आए, तो अभी तो अरब रुपए के रेफरेंसेस तैयार हो रहे हैं जिसकी बात हुकूमत भी कर रही है। तो हुकूमत के पास अभी भी ये ऑप्शन मौजूद है कि वो लूटी हुई दौलत वापस लेकर आए और मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम हासिल हो। देखें, मैं तो समझता हूँ कि अभी मौजूदा हुकूमत एक लाफिंग स्टॉक बन गई है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप क्रिकेट के मैच के अंदर जो है आप बैडमिंटन के खिलाड़ियों को भेजें और आप ये समझते हैं कि शायद वो बैडमिंटन के खिलाड़ी आपको मैच जिता के देंगे, तो आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दूँ जो अभी एक फैसल वाडा ने स्टेटमेंट दी, सिर्फ एक मिसाल एक मिनिस्टर का दूँ। इस तरह बहुत सारे मिनिस्टरों ने इस तरह के बातें की हैं। फैसल वाडा कहता है कि करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी और चंद हफ्तों के अंदर मुल्क की सूरत हाल टोटली तब्दील हो जाएगी, माशियत जो है वो अपने कंट्रोल में आएगा और GDP ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हालात बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। मैं सिर्फ इनको इतना बताना चाह रहा हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट ही पढ़ लें। यानी हमारा मुकाबला बांग्लादेश से भी नहीं है, हमारा मुकाबला हमें लेवल पे लेकर आया गया है अफ़गानिस्तान के। दूसरी बात ये बातें क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ने कहा था कि 3 हफ्ते के अंदर कौम को खुशखबरी मिलेगी, वो 3 हफ्ता भी गुजर गया। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ अब आसरे में कि खुदा जो है कुदरत कहीं से कराची की समंदर में एक्सॉन वाले ड्रिलिंग कर रहे हैं, कहीं तेल निकल आ जाए तो पाकिस्तान की तकलीफ वो भी अगर निकल आएगा तो इतनी जल्दी नहीं, अदरवाइज वो भी एक लंबा प्रोसेस है। हाँ, नहीं निकलना है। अदरवाइज मैं आपको ये बताऊं कि अगर तेल नहीं निकलता है तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त दिवालिये पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की ट्रेजरी टोटली जो है वो खाली है। पाकिस्तान के पास जो है रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस वक्त सूरत हाल इकोनॉमिकल डिजास्टर की तरफ पाकिस्तान है। उसके जिम्मेदार ये कहते हैं PML नून था, पीपल्स पार्टी था। भाई ठीक है, अगर ये जिम्मेदार थे
आपको बिठाया गया कि अब आप हालात को तब्दील करें, हालात को चेंज करें, ये नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर मोदी री इलेक्ट होता है, वो मोदी के लिए वर्क कर रहे हैं कि मोदी अगर री इलेक्ट होता है तो फिर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं, लेकिन फिर साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि अप्रैल के 17 और 20 को जो है मोदी की हुकूमत इंडिया की जो फौज है वो पाकिस्तान पे किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो हम किसकी बात पर यकीन करें? ये तो बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। तब्दीली लेकर आएंगे और एक नई इस्तिलाह सामने आ गई है, मखौलियाती बयानात, यानी वो बयानात जिनको समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे कि आपने फैसल वाडा साहब का इमेच्योरिटी है ना, इमेच्योरिटी है ना। इससे पहले ये सुना था कि इख्तियार में आते ही अगले दिन जो है 200 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ जाएंगे। फिर अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं शहजाद अकबर साहब से ये पूछना चाहता हूं, आलम में मसूद रजा साहब, मैं शहजाद अकबर साहब से पूछना चाहता हूं कि आप लोग ने 8 महीने में 1500 अरब रुपए का जो उधार लिया है, लोन लिया है, आप लोगों ने लगाया कहाँ उसको? ये मैं आपको बताऊं ना, जब आप बच्चे के हाथ में पिस्तौल दोगे तो बच्चा जो है वो सबको गोली मारेगा ना। बच्चों के हाथों में मुझे बताए पिस्तौल दोगे तो वो क्या करेगा? तो अब मैं ये समझता हूं कि ये मुझे इस वक्त ये भी पता है, इमरान खान के बहुत करीबी ज़राए से मैं आपको बता दूं कि इमरान खान जो है वो सख्त परेशान है, और इमरान खान ने इस 2 महीने में 3 दफ़ा इस्तीफ़ा देने की भी जो है बातचीत की अपने करीबी दोस्तों के साथ। कि ये हुकूमत नहीं चल रही है, और मैं पॉपुलर था इतना ज़्यादा, मेरी पॉपुलरिटी ग्राफ नीचे आ रही है, वो इस्तीफे के बारे में भी सोच रहे हैं। तो मुझे 2020 जो नज़र आ रहा है वो दोबारा इलेक्शन का साल नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है, गेम इनके हाथ से निकल चुका है। यहाँ पर हुकूमत जिन लोगों की है, वो मैंने जिस तरह पहले कहा अंडर 19 की हुकूमत है, इनका काम आप ये कह रहे हैं कि 2020 आपको इलेक्शन का साल नजर आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब, वाकई ऐसी सूरत हाल आपको भी नजर आ रही है? ये बिल्कुल नबील गबोल साहब ने बात दुरुस्त की है, और 2020 तक अल्लाह करे कि ये डिफॉल्ट रहे, इसमें मिड टर्म इलेक्शन हो और लोग जो हैं वो एक जो अवामी मैंडेट है उसकी हामिल पार्लियामेंट को इलेक्ट करें। देखिए, पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। पार्लियामेंट जो है वो न सिर्फ आइन बनाती है बल्कि आइनी अदारों के वजूद का जो है वो बाइस बनती है। तो मसूद भाई, आप मुझे ये बताएं कि अगर पार्लियामेंट जो है वही नुमाइंदा ना हो, वहां पे जो है वो 35% लोग तो बैठे हों अवाम के वोट लेके, और 65-70% लोग ऐसे बैठे हों कि जिनको मैनेज करके जो है वो वहां तक पहुंचाया गया हो, और उन्हें मालूम भी हो कि हम यहाँ पे अवाम के वोटों से नहीं आए, हम किसी और बंदोबस्त के तहत यहाँ पे आए हैं। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जो है वो मुल्क की मुश्किलात को जो है वो क्यों कर जो है वो हल करेगी, और फिर क्यों नहीं उस मुल्क का और उस मुल्क के तमाम अदारों का जो है वो बेड़ा गर्क होगा, जो कि इस वक्त जो है वो हो रहा है। अच्छा, आप भी फरमा रहे 2020 राना साहब और नबील गबोल साहब भी कह रहे हैं कि 2020 इलेक्शन का साल नजर आता है, मगर इमरान खान साहब ने अभी कहा कि जी हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली है, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। देखिए, ये बाहर आके इस किस्म के जो है वो नारे मारना जो है वो अपनी जगह पे होता है, लेकिन इस वक्त मुल्क नहीं चल रहा है इनसे। आप मुझे बताएं कि आपने अपने इंट्रो में जिन चीजों का आपने जिक्र किया है, अगर ये ऐसा हो जाता है, ये 12 लाख की जो सीलिंग है ये 4 पे आ जाती है, तो कोई बंदा बचेगा? ये तो हर रेडी वाले को, छाबड़ी वाले को भी जो है वो नोटिस चला जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि FDR जो है वो हर आदमी के पीछे पड़ा हुआ है, हर आदमी जो है वो उसको जो है वो नोटिस इशू हो रहा है। लोग जो कारोबारी लोग जो है वो अपना कारोबार बंद करके हर आदमी जो है वो हाथ पे हाथ रख के जो है वो बैठ गया है। आप मुझे ये बताएं, अगर ये सूरत हाल हो जाए तो कहाँ से टैक्स लेंगे, कहाँ से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, किस तरह से ये मुल्क चलेगा?
ये कह रहे थे कि हमने डॉलर को जो है वो इसलिए जो है वो ऊपर चढ़ाया है और रुपए को डीवैल्यू किया है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी। वो एक्सपोर्ट जो है वो और कम हो गई है। ठीक, बिल्कुल। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी जो ग्रोथ थी वो 5.8 से, चलो इनकी बात मान लें, ये कहते हैं ये 5.2 थी, और वहां से वो 2.9 से ऊपर आ गई है। तो ये सूरत हाल जो है, ये तो क्या इस तरह से मुल्क चल सकता है? इस तरह से जो है वो आगे बात बढ़ सकती है? अच्छा, मैं आपसे भी पूछूंगा, राणा साहब, इतना जुल्म जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं जितना इस वक्त हो रहा है, और जबकि इससे 10 गुना ज्यादा और करने की तैयारी है? मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके दौर में भी यही इदारे थे, यही एफबीआर थी, यही पीआईए थी, यही स्टील मिल थी, यही तमाम सेटअप था जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रही थी, पाकिस्तान की ग्रोथ थी जो इससे बढ़ी हुई थी, महंगाई का ये आलम नहीं था, डॉलर की ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन नबील गबूल साहब से पहले मैं ज़रा जान लूँ, नबील गबूल साहब, ऐसा क्या हुआ है कि मुल्की इदारे जो पहले परफॉर्म कर रहे थे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस दौर? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के अगर ये कहता है कि एफबीआर को टास्क दिया गया है और एफबीआर अगर अपना काम नहीं करेगा तो एफबीआर को जो है हम नया एफबीआर बनाएंगे जी, पूरी टीम को चेंज करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर बैठ के ये कहता है कि फ़िलहाल इदारा एफआईए है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम एक नया एफआईए बनाएंगे। देखें, बात यह है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। ब्यूरोक्रेसी कोई भी सिग्नेचर किसी समरी पे नहीं कर रही है जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल ऑफिसर है जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं, जब तक उनका उस समरी में रिकमेंडेशन नहीं होता है तो फिर कोई भी सेक्रेटरी जो है वो सिग्नेचर नहीं करता है, कोई अपने सर पर नहीं लेना चाह रहा है। टोटली काम इस वक्त गवर्नमेंट का बंद पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, यानी यार किस टाइप की हुकूमत ये चला रहे हैं कि जहां पर सेक्रेटरीज इनकी नहीं सुन रहे हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, इन्होंने कहा कि जी फालूदा वाले और छोले वालों के अकाउंट से जो है करोड़ों रुपया निकल रहे हैं। एफआईए आपके अंडर है, आप प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी हैं, एफआईए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है। आप एफआईए से ये नहीं पूछ सकते हैं कि ये जो अकाउंट है ये कौन चला रहा था, किससे पैसे निकाले, वो लोग कौन थे। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है। इसको 8-7 महीने हो गए हैं कि ये छोले और फालूदा वाली बात निकल रही है। आप रोज जो है ऑपोजिशन को नैप के चक्करे लगवाते हैं, आप रोज ऑपोजिशन को, आपने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एक जलसा किया और आपने कहा कि आसिफ जरदारी जल्द जेल जाने वाला है। आप यानी या तो ये फैसला कर लें कि भाई जेल आप भेज रहे हैं, हुकूमत जेल भेज रही है, नैप भेज रहा है। अभी तक तो ये भी पता नहीं चला कि दीगर इदारे जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, उन पर सियासी इन्फ्लुएंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ये बयान भी आप देते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि और नबील, तो अगर आप ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है नैब, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को कैसे पता कौन जेल जा रहा है? अभी तक तो ये सिंध से निकल रहे थे, अब पापड़ वाले के पास से भी $1.5 मिलियन की ट्रांजैक्शन सामने आ गई है जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की अकाउंट्स में की गई है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले नबील गबूल साहब बात कर रहे थे कि सिंध में बेनामी अकाउंट्स, किसी फालूदे वाले के पास से पैसे निकले, किसी मजदूर के पास से पैसे निकले, और अभी तक नहीं बताया गया कि ये अकाउंट्स किसके थे। ये कहा ज़रूर जाता है कि ये आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी या ओमनी ग्रुप से इनका कोई ताल्लुक़ है, लेकिन अभी तक शवाहिद सामने मौजूद नहीं है। ये मामला चल ही रहा था कि पंजाब में भी अब इस तरह के अकाउंट सामने आ गए। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कहते हैं कि पापड़ बेचने वाले ने हमजा शहबाज के अकाउंट में $1.5 मिलियन ट्रांसफ़र किए, और ये बिल्कुल वही मॉड्यूल है, उसी तरह का केस बन रहा है जिस तरह का पीपल्स पार्टी की क़यादत और ओमनी ग्रुप पे बन रहा है। राना सनाउल्लाह साहब, इन चीज़ों को तो हुकूमत ये कह रही है कि ये तो हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि बैरून मुल्क से ऐसी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उन लोगों ने की हैं जो कभी मुल्क से बाहर ही नहीं गए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें मामला ये है कि जिस दिन हमजा शहबाज शरीफ को वारंट के जरिए से गिरफ्तार करने के लिए उनके घर का घेराव किया गया जी, और वहाँ पे जिस किस्म का तमाशा लगाया गया और जिसका मकसद जो है वो सिर्फ उनकी तौहीन करना था, तो उस दिन वजीर इत्तलात ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
उसमें उसने कहा था कि 85 अरब रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब वो 85 अरब रुपया जो है वो नैब के दफ्तर तक पहुंचते पहुंचते और सवालात के की सूरत में जो है वो 18 करोड़ पे आके जो है वो रुक गया है जी। दूसरा मामला ये है कि जो उनके अकाउंट्स में जो रकम आई है उसके बारे में उनके पास जो लीगल कानूनी जवाब है वो जब ये मामला लेके जाएंगे अदालत में जी। तो उन्हें ये हक पहुंचता है कि वो अपना डिफेंस जो है वो अदालत में जाके डिस्क्लोज करें, ना कि वो आप अब जो है वो उसको ऑन एयर कर दें और नैब जो है वो उसके मतलब भी जो है वो पेशबंदी कर दे। जिस तरह से आपको याद होगा कि आशियाना हाउसिंग स्कीम में नैब ने मियां शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती लतीफ एंड सन्स का ठेका कैंसिल करवा के अरबों रुपए का जो है वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाया और अरबों रुपए की जो है वो करप्शन की। जबकि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद था कि वो ठेका जो है वो मियां शहबाज शरीफ ने जबरदस्ती कैंसिल नहीं करवाया था, बल्कि वो अदालत में दोनों फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से एक मुआहदे के तहत जो है वो ठेका मंसूख हुआ था। लेकिन वो डॉक्यूमेंट हमने उस वक्त जो है वो उसको सामने नहीं लाए और नैब ने उसके मुताबिक अपना चालान रेफरेंस बना के जब अदालत में लेके गए तो हमने जब अपने प्रूफ पेश किए तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि नैब ने ये मुकदमा बदनीति की बुनियाद पे बनाया है और मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। मैं आपको आज पूरे वसूख के साथ और आपके जरिए से पाकिस्तान के हर फर्द को और आवाम को ये कहता हूँ कि जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं जी। ये सब फ्रॉड है, झूठ है। इंशाअल्लाह ताला ये रेफरेंस लेके आए उनके खिलाफ, हम इनकी हर बात का मुदल्लल और कानून के मुताबिक जो है वो जवाब देंगे। इनकी हर एलिगेशन का हमारे पास जवाब मौजूद है, इनके मुताबिक जवाब मौजूद है। आप जिस यकीन के साथ ये बात कर रहे हैं, मुझे ये यकीन नहीं होता कि हुकूमत हो या नैब हो जब वो इस तरह की बात करते हैं तो ये हवा में बात कर रहे होंगे। ये भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, आवाम के सामने हैं, नेशनल टेलीविज़न पर अखबारात में इनकी बातें छपती हैं और नशर की जाती हैं। कैसे मुमकिन है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ आप कह देंगे कि ये हवा में ही ये कर रहे हैं? नबील गबूल साहब, वही सवाल आपसे करूँगा, इस बात पर यकीन नहीं होता बातें की जा रही हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, अहम इदारों में बैठे हुए लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई वजूद ना हो? कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ना। देखिए, नैब के हवाले से अगर आप बात करें तो नैब को जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जो डायरेक्शंस मिलती हैं कि किस किस को गिरफ्तार करना है और वहाँ से लिस्टें जारी होती है, एक इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन दिया जाता है। नबील भाई, हम चूंकि गुफ्तगू कर ही रहे हैं से ये शक शुबात हम यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। शहजाद अकबर साहब चूंकि प्रोग्राम में खासी देर के बाद इन हुए तो उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद अकबर साहब, काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है मेहमानों से, इनका मानना यह है कि नैब ने जो केसेस बनाए हैं वो केसेस या हुकूमत की तरफ से जो प्रचार किया जाता है असल में ऐसे मामलात नहीं हैं। अगर ऐसे मामलात होते और आप लोगों के पास इतने ठोस शवाहिद होते और इतने मजबूत केसेस होते तो तकरीबन तमाम ही लोगों को रिलीफ मिला हुआ है अदालत से, चाहे वो हनीफ अब्बासी साहब हों, वो छूट गए हैं, नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर हैं, मरियम बाहर हैं, सफदर बाहर हैं, हमजा बाहर हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं, सारे ही लोग बाहर हैं। आपके केसेस कमज़ोर हैं और आप लोग जो बात करते हैं वो बेसलेस बातें हैं। साहब, ये जो मामला मैं ज़रा समझने से कासिर हूँ कि देखिए 3-4 चीज़ें आप मिक्स कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब के ऊपर नैब का केस नहीं था, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का केस था, डिफरेंट प्रोसिक्यूशन एजेंसी, डिफरेंट जुर्म है उसके अंदर। सर, मैं बात ही कर रहा हूँ कि जो केसेस बनाए गए, इस वक्त मेरे दोनों मौजूद मेहमान राना सनाउल्लाह साहब और नबील गबूल साहब ये कह रहे हैं कि वो जो केसेस बनाए गए वो सारे बेसलेस केसेस थे, उनकी कोई बुनियाद नहीं थी।
देखिए, अगर बुनियाद ना हो तो मामला पहले दिन ही ख़त्म हो जाता है। 265K की CRPC की एक प्रोविज़न है जिसके तहत आप पहले दिन दरख्वास्त देते हैं कि जी इस केस बेबुनियाद है, इसके अंदर कोई शवाहिद नहीं है, तो वो केस ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि ट्रायल चलता है। हनीफ अब्बासी साहब का ट्रायल आपको ख़ुद पता है कितना असर चला है। लेकिन मैं आना चाहूँगा, ये जो करप्शन के केसेस हैं जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर हैं, तो नवाज शरीफ साहब टेक्निकल ग्राउंड यानी कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जेल से बाहर हैं। उनको उस तरह से सस्पेंशन नहीं हुई, और जो उनकी बेल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके ऊपर मेरी आपसे अर्ज़ होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस साहब की सरबराही के अंदर जो फ़ैसला है उसका मतन भी पढ़ लीजिए, जिसमें उन्होंने ये बतला दिया है कि बेल के बीच में जो उसकी अंदर चीज़ें दर्ज की गई हैं वो हद से तजावज़ करना था कोर्ट का, जो जूनियर कोर्ट थी जिसका ये डिसीजन था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपके मुल्क में पिछले इतने सालों से जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का हाल है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा रिसोर्सेज डालने की ज़रूरत है प्रोसिक्यूशन के अंदर। अब जब मुकाबला होता है डिफेंस लॉयर का और प्रोसिक्यूटर का डिफेंस लॉयर से, तो प्रोसिक्यूटर जो लाख सवा लाख की माहाना तनख्वाह के ऊपर होता है, वो 75 करोड़ रुपए वाले डिफेंस लॉयर का मुकाबला करने में थोड़ी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शायद अकबर साहब, मगर यहाँ पर ये भी तो बताएं हैं जहाँ कि आप जब हुकूमत में आ रहे थे और आ गए थे, उस वक्त आपने कहा था कि मईशत को ठीक करने के लिए जो आपका बुनियादी उसूल नज़र आता था वो ये कि करप्शन का खात्मा करेंगे, सादगी इख्तियार करेंगे, लूटी हुई दौलत जो मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर है, उसको वापस लेकर आएंगे और मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। इमरान खान साहब कहते थे किसी सूरत कर्ज नहीं लूँगा। तो ये जो आपका एक डॉक्ट्राइन था, जो आपका एक फ़लसफ़ा था, वो कामयाब होता तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप हमें 8 माह में ये कहते हैं कि कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा, करप्शन के ऊपर भी जब काम शुरू करते हैं तो सारी जो आपकी पोजीशन जमाते हैं इकट्ठी हो जाती हैं। हमसे आप 8 माह का हिसाब मांग रहे हैं, वहाँ 30 साल की जो हुकूमत और जहाँ तक आप इस वक्त आपका डेट पहुँचा हुआ है, और इस वक्त जो हमारी हुकूमत है वो जितना भी इस वक्त तरद्दुद हो रहा है वो डेट सर्विसिंग के अंदर हो रहा है कि आप वो डेट सर्विसिंग करने हैं। तो असल इशू तो ये है ना कि आप देखिए कि हमें जब हुकूमत मिली है तो उस वक्त इसकी माशी सूरत हाल क्या थी, उसके मुताबिक जब आपने काम करने और आपने हर चीज़ पे तवज्जो देनी है। देखिए, मुआशरत के ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूँगा, वो माशी हमारी टीम का काम है, लेकिन जो इसके साथ एक आपने करप्शन को करना है, क्योंकि देखिए जब तक आपके मुल्क में करप्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, इसके ऊपर काम नहीं होगा, बिजनेसमैन भी फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी आने से कतराती है, क्योंकि उसको ये देखना पड़ता है कि हमें बीच में जाके कितना स्पीड मनी और बाकी पैसे हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको काम करना है और ये काम होगा इदारों की मजबूती। और ये 8 माह में आप कहते हैं कि मुमकिन नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, 8 माह में क्या? 8 माह में देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई जादू की छड़ी चलाएं और ये चीज़ रातों रात ठीक हो जाए। आप जब उसके ऊपर काम, जब देखिए, अब मिसाल के मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस वक्त CDA की जो ऑक्शन हुई है इस्लामाबाद में, एक बेहतर पॉलिसी आपने की कि आप वर्टिकल इजाज़त देंगे कि बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी उठाई जा सकें ताकि शहरों का फैलाव उस तरह से ना हो कि जो आपका ज़रई रकबा है वो भी शहरों के साथ ख़त्म होता जा रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में CDA की ऑक्शन हुई वो पिछले साल की ऑक्शन से कई गुना ज़्यादा इजाफा उसको मिला, हत्ता कि ये वाली ऑक्शन कम कमर्शियल इलाकों की थी, जिस तरह ब्लू एरिया है उसकी नहीं थी। तो अगर आप पॉलिसीज बेहतर करेंगे, सिस्टम्स को इन प्लेस करेंगे, तो उसका स्लो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना शुरू होता है। और वजूद में आ चुकी थी इलेक्शन से पहले, और आपको इन तमाम चीज़ों का इदराक था और आपको पता था कि आप 5 साल के लिए ही मुंतखब हुए हैं और इसी दौरान आपने काम भी करना है। मगर आज जब आप ये कहते हैं कि 30 सालों में जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के शोबे को नज़रअंदाज किया गया, ख़ासतौर पर नैब का जिक्र किया, तो क्या ये 8 माह में मुमकिन नहीं था? मैं आपसे पूछता हूँ, पहले राना सनाउल्लाह साहब से पूछता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब, इस बात का इदराक अगर हो आपको हुकूमत में आने से पहले और आप 8 माह की हुकूमत कर चुके हों, तो क्या वाकई ये मुश्किल काम है कि आप इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के जो मसाइल हैं उनको किसी हद तक बेहतर बना सकें? देखें, इस पे जिस मौजू पे आपने बात आप देखे गए हैं जी, इसके लिए मेरा भी ख्याल कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो रेलिवेंट आदमी हैं। दरअसल ये टीम जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त, सर वो मुआवने खुसूसी हैं बराए एहतिसाब वज़ीर आज़म के और इन तमाम मामलों को देख रहे हैं। वो मुआवने खुसूसी जिस बात के हैं वो आपके इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, लेकिन वो पॉलिटिकल टीम का शायद, लेकिन वो पॉलिटिकल टीम का शायद हिस्सा नहीं थे,
या अब भी शायद वो अगर खुद से कहें कि मैं हूं तो मैं जो है वो रद्द नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो नहीं है। जो इनकी पॉलिटिकल टीम थी उसका बयानिया ये था कि हम 100 दिन में, ये 8 माह 6 माह या साल की तो बात ही नहीं है, इनका बयानिया ये था कि हम 100 दिन में जो है वो यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। हम 200 बिलियन डॉलर जो है वो लेके आएंगे और उसमें से 100 जो है वो कर्जा वापस करेंगे, 100 अवाम पे लगाएंगे। इनका ये बयानिया था कि हम जो है वो जो करप्शन है उसको खत्म कर देंगे और जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो 10 अरब डॉलर की सालाना हो रही है उसको आते ही फौरन बंद कर देंगे। इनका ये बयानिया था कि क्योंकि मुल्क के हुक्मरान वो बता तो रहे हैं राना साहब, वो कह रहे हैं कि जी पहले आपने आप लोगों ने इदारों को कमजोर कर दिया था, तो ये जो है यहाँ पे लोग जो है वो टैक्स की जो है वो बारिश कर देंगे जी। और हमारे जो सोर्सेज है, जो हमारी कलेक्शन है रेवेन्यू की, वो 8000 अरब सालाना हो जाएगी। जबकि इन सारी बातों में किसी के ऊपर भी जो है वो 1.005% भी जो है वो कुछ नहीं हुआ, बल्कि मगर वो कह रहे हैं ना कि आपने इदारों को बड़ा कमजोर कर दिया था, इदारों को बहुत कमजोर कर दिया था, अब इदारों को पहले मजबूत बनाएंगे और फिर ये काम करेंगे और साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। एक ब्रेक की तरफ जाना है राना साहब, एक मुख्तसर सा ब्रेक, फौरन वापस आता हूं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जो दावे थे वो पूरे नहीं हुए। हमने भी ये बात की थी कि जो बुनियादी फ़लसफ़ा था हुकूमत में आने के बाद मईशत को ठीक करने का, उसमें बेहतरी उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह से नज़र आनी चाहिए थी। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि 8 माह जज करने के लिए काफ़ी नहीं है। नबील कबूल साहब, 8 माह तो वाकई जज करने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन डायरेक्शन नज़र आ जाती है। शहजाद अकबर साहब जो फरमा रहे हैं कि हम मामलात को ठीक कर रहे हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर रहे हैं, जैसे CDA का उन्होंने हवाला दिया, तो कहीं तो आपको इत्मीनान होना चाहिए कि हुकूमत बेहतर इक़दाम उठा रही है। नहीं, 8 माह में पता नहीं चलता, 6 महीने में ही पता चल जाता है। और इन्होंने खुद कहा था कि हमें 100 दिन के बाद हमसे सवाल जवाब करें। हमने 100 दिन के बाद फिर इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। 100 दिन के बाद हमने इनसे पूछना शुरू किया कि भाई आपने डॉलर को जो है इतना महंगा कर दिया, आपने रुपये को डीवैल्यू कर लिया। 100 दिन के बाद हमने इनसे पूछना शुरू किया कि आपने 50 लाख घर का वादा किया था, अभी तक आपने एक घर का भी फाउंडेशन नहीं रखा है। 100 दिन के बाद हमने आपसे पूछना शुरू किया कि आपने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था और अभी आप सिर्फ इस बुनियाद पर उस वादे पे चल रहे हैं कि अगर एक्सॉन से ऑयल निकला तो पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे होंगे कि नौकरियों की बारिश होगी। सवाल हम उनके सबसे 100 दिन बाद ये कर रहे हैं कि आपके वज़ीर जो है वो स्टेटमेंट इस तरह के देते हैं कि 77 गाड़ियां चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उसकी समरी पे उसने साइन नहीं किया और 77 गाड़ियां जो है पंजाब में हम नहीं लेंगे, लेकिन अगले दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उस पर सिग्नेचर करता है समरी पे और 77 नई गाड़ियां लेते हैं। और आप कहते हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव, आप कहते हैं हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के भैंस बेच दिए, आपने दूध बंद कर दिया। और आपका प्राइम मिनिस्टर 1970 में ऐलान करता है कि हम पाकिस्तान को जो है न्यूक्लियर ताकत बनाएंगे और एक प्राइम मिनिस्टर 2018 में ऐलान करता है कि हम जो है आवाम को अंडे, दूध और मुर्गियां और बकरे देंगे ताकि वो अपना कारोबार चला सके। यानी आप फ़र्क आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है। बात ये है कि हमें सवाल का हक है, 8 महीने में तो इंसान तैयार हो जाता है। शहजाद अकबर साहब से पूछता हूँ, शहजाद अकबर साहब, इन 8 महीनों में जो टास्क फोर्स बनी थी जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि कितनी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी हुई है, कितनी मुल्क के अंदर है, उसमें कितने फ़ीसद, कितनी रकम है जो अभी रिकवर हो चुकी है या अनकरीब होने वाली है? देखिए मसूद, उसमें तो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर तो उस वक्त डिटेक्टेड है जिसके ऊपर काम हो रहा है और उसमें 500 मिलियन को रिटर्न शुरू भी हो चुका है और 7 बिलियन का टारगेट इस वक्त दे दिया गया है। अगले जो 3 से 6 माह उसके ऊपर काम होना है। अब मामला वहाँ पे आ गया है जहाँ पे लोगों को तकलीफ़ होनी शुरू होगी और उन लोगों को तकलीफ़ होगी जिन्होंने यहाँ पे पिछले 30 सालों में मुल्क में लूटा है, क्योंकि लूटने वाले बिल्कुल इक़्तिदार में रहे हैं और उस इक़्तिदार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लूटा। आपके सामने ओमनी की JIT की जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT थी उसकी तफ्तीश सामने है। इस वक्त जो ये 26 मिलियन डॉलर या उससे भी ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ फैमिली की केस सामने आ रहा है, वो भी आपके सामने है। तो इस वक्त शिकायतें तो बहुत ज़्यादा हैं
अच्छा, और ये अगर भी मैं दुख आपसे ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि 11 कुछ बिलियन अच्छा नहीं डॉलर्स हो में रहा। से मुझे मसूद कंप्लीट मुझे मसूद थोड़ा सा कंप्लीट करने बताएं, दीजिए बताएं। बराए मेहरबानी, मैं बीच में पहले नहीं था। अब मसला क्या है कि ये चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं कि आपकी मईशत तबाह कैसे हुई। आपकी मईशत इसी तरह से तबाह हुई कि यहाँ से किसी भी तरीके से किकबैक से, कमीशन से पैसा बनाया गया। उन तमाम ठेकेदारों की लिस्ट उस जेआईटी के अंदर दे दी गई, कौन कौन से फेक अकाउंट्स के अंदर वो पैसे जमा कराते थे। वो क्या किसी फेक अकाउंट्स फलूदे वाले के अकाउंट में इसलिए पैसे जमा कराते थे, उनके दिल में कोई बहुत ज्यादा वो दर्द कह था? रहे हैं नहीं, इसका कनेक्शन तो वो इसलिए बताएं, जमा ये हैं कराते किसके? थे कि नबील उनको कपूर काम साहब ने भी कहा कि बताएं ना कि क्या ये जरदारी साहब के हैं। बिल्कुल कनेक्शन तो देखिए, कनेक्शन तो सामने आ रहा है। 4 रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं नैब कोर्ट के सामने। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 4 रेफरेंसेस फाइल हो चुके थे। शहजाद अकबर साहब ये तो बता दें, उस अकाउंट को जो ऑपरेट करते थे उनके नाम तो बता दें। कौन है ऑपरेटर कौन है? आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल, जो इस अकाउंट को पूरी दुनिया जानती है कि हुसैन लवाई साहब का, जिन्होंने वो बैंक बनाया था जिसके अंदर ये अकाउंट्स थे, उनका क्या ताल्लुक था। जेआईटी रिपोर्ट के अंदर तमाम सबूतों के साथ वो चीज़ आपके सामने आ चुकी है। ये आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब, इब्तिदा में जो मैंने बात कही थी कि हुकूमत मईशत को ठीक करने के लिए लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएगी, कह रहे हैं 7 बिलियन, अब मुझे नहीं पता डॉलर हैं या रुपए। शहजाद अकबर साहब, ये रुपए हैं डॉलर हैं? ये 7 बिलियन रुपीस है। 7 बिलियन रुपीस आने वाले और 600 मिलियन आ चुके हैं। तो हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है अपने फलसफे के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक। पहली बात तो ये है कि इनका जो पॉलिटिकल मौक़िफ़ है वो तो है 30,000 अरब का। अगर 30,000 अरब में से 7 अरब वापस आ रहा है, 30,000 अरब रुपए आप कह रहे हैं, डॉलर कह रहे हैं? ये जो इमरान खान साहब अपनी तकारीर में कहते हैं या उनके जो हवारी उनके बयानात की जो है वो तकवीयत में बयानात देते हैं, वो तो है 30,000 अरब। अब मुझे ये बताएं कि 30,000 अरब में से अगर 7 या 70 या 100 अरब आ भी रहा है तो वो तो फिर जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। उससे फिर क्या हासिल होगा और ये क्या लाए। दूसरी बात यह है कि शहजाद अकबर साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं, पहली बात तो यह है कि इस मुल्क ने किसी आइन और कानून के मुताबिक चलना है। इस मुल्क में प्रोसिक्यूशन जो है वो किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत होनी है या यहाँ पे एक फ्री फाइट होनी है, और फिर जिसके हाथ में जो आए और जो जैसे चाहे वो करे, तो फिर तो जो हालात हैं वो तो फिर मुल्क में एक अनारकी होगी। फिर मुल्क जो है वो एक इंतशार से दो चार हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि नैब को कोई हक हासिल नहीं है कि वो मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, शहजाद अकबर के खिलाफ या नबील गुलोल के खिलाफ कोई उनके पास एविडेंस हो, वो उसका मीडिया ट्रायल करें, वो उसको जो है वो अखबारात की और मीडिया की जिन्नत बनाएं। उन्हें कानून और आइन इस बात का पाबंद करता है कि वो सारी एविडेंस लेके जाएं अदालत में। अगर अदालत में वो साबित कर सके तो फिर उसके बाद जो है वो बात जो है वो एविडेंस के तौर पे या फैसले के तौर पे जो है वो सामने आ सकती है। राना सनाउल्लाह साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब, मैंने जो कहा था कि अगर ये सब कुछ इतना ही बेसलेस है तो आप लोग कानूनी चाराजोई क्यों नहीं करते शहजाद अकबर साहब के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो मीडिया में आपका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? देखें, शहजाद अकबर साहब जो है वो यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं या शायद उनकी ये कोशिश है, और इस मीडिया ट्रायल का मकसद भी यही है कि जब ये हमारा मीडिया ट्रायल करें, हमारे ऊपर ये इल्जामात जो है उनको ऑन एयर करें, तो हम अपना डिफेंस जो है वो डिस्क्लोज कर दें, ताकि इनको फिर अपना रेफरेंस दायर करने में, हमारे खिलाफ केस दायर करने में जो है वो इनको मदद मिल जाए, और ये सारी नोक पलक संवार के जो है वो हमारे खिलाफ रेफरेंस दायर करें। ये जो भी बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, या जो भी ये कभी 85 अरब, कभी 7 अरब, कभी 300 अरब, कभी 18 करोड़, कभी फिर 7 करोड़, ये सारी चीजें जो है, ये जो कंफ्यूज किस्म का जो है ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ये मीडिया ट्रायल करते रहें। जब ये रेफरेंस की सूरत में कोई इल्जाम हमारे खिलाफ जो है वो अदालत में दायर करेंगे,
तो मैं ये आपको कह दूं, ये मेरी बात जो है वो आप भी इसको नोट कर लें, और शहजाद अकबर साहब भी सुन रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ जितनी ट्रांजैक्शन का ये इल्जाम लगा रहे हैं उनका हमारे पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो जवाब मौजूद है। मैं ये बात मेरी दोबारा नोट कर लें कि उनका कानूनी जवाब हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो पेश हम मीडिया में या इनको नहीं करेंगे, वो करेंगे जब ये अदालत में उसको लेके आएंगे, ताकि हम वहां पे जो है वो अपने केस को जो है वो तौर पे जो है वो फाइल कर सकें। ठीक है, बस बिल्कुल आखिरी सवाल ये शहजाद अकबर साहब, मसूद रज़ा साहब जी, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि नैब ने इस तरीके का एक पिंजरा बनाया जो म्यूजिकल चेयर, जिसमें आप नहीं देखते हैं कि आप चारों तरफ गोल घूम रहे हैं, कभी एक को अंदर डालते हैं, नवाज शरीफ को अंदर डालते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर शहबाज शरीफ को अंदर डालते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, फिर जो है आगा सिराज दुरानी स्पीकर को अंदर डालते हैं, और फिर अलीम खान को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाता है नैब की तरफ से, उसको प्राडो में लाया जाता है और उसको बख्तरबंद गाड़ी में, यानी एक स्पीकर ऑफ द आप कहते हैं कि म्यूजिकल चेयर बनाया हुआ है और मनमानियां की जा रही है। नबील गौहर साहब, आप ये कह रहे हैं ना? अच्छा, अब शहजाद अकबर साहब, आखिरी सवाल आपसे बिल्कुल, और वो ये कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फरमाया है कि बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में नहीं है। इश्यूज़ मौजूद हैं हमारे निज़ाम इंसाफ में, हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया। आज जब हमारे इदारे कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर ये कहा जा रहा है कि म्यूज़िकल चेयर है, मनमानियाँ की जा रही हैं, निज़ाम इंसाफ में जो खराबियाँ मौजूद हैं उनको, वो जो लीकेजेस हैं उनको नहीं रोका गया, उन सुराखों को बंद नहीं किया गया। आप ये तस्लीम करेंगे कि जो करना चाहिए था हुकूमत ने इस ज़िमन में वो नहीं किया? देखिए मसूद, मैं पहले उन चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा जो पहले दोनों पैनलिस्ट ने आपकी बात की है, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि इनके पास लीगल डिफेंस है जिसका जवाब ये रेफरेंस दायर होने के बाद देंगे, तो मेरे इनसे बड़ी मुद्दबाना गुजारिश है कि नैब का एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज का जो कानून है, जो कि इनके ही पहले दौर में 1997 में एहतसाब ब्यूरो एक्ट की सूरत में बना था, उसमें बड़ा स्पेसिफिकली है कि आपको जवाब देना होता है। बाद में अगर देखेंगे जवाब देंगे तो आपके खिलाफ भी होता है, लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक चीज़ बड़ी आ रही है कि पनामा के अंदर जो पनामा का केस था उसके अंदर थ्रू आउट यही चलता रहा कि हमारा जो लीगल डिफेंस है, यानी कि जो मनी ट्रेल है हम अदालत में देंगे, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब का बयान होता है तो उसके अंदर कोई ट्रेल नहीं दिया जाता और ये कहा जाता है हसन से पूछें और हुसैन से पूछें। यहाँ भी मैं आज दावे से आपको कहता हूँ कि इसके अंदर भी यही म्यूजिकल चेयर चलेगी कि सलमान से पूछें, हमजा कहेगा, सलमान से नहीं पूछें तो दूसरे से पूछें, तीसरे से पूछें, ये म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी। बड़ा आसान सा तरीका है कि मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जवाब दे देना कि इंटरपोल ने रिफ्यूज। देखिए, आपके सवाल का बड़ा एक जवाब है कि जैसे ही मसूद रज़ा ये जरूर सर इंटरपोल की वो अरेस्ट नहीं करेंगे हुसैन नवाज को। शहजाद अकबर साहब, इंटरपोल बरतानिया में, नबील कबूल साहब आपके पास बड़े अच्छे, आप इंटरपोल बरतानिया में अरेस्ट नहीं करता, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फाइल होनी है, वो उसके ऊपर काम हो रहा है। एक्स्ट्राडिशन होगी उन लोगों की जो बरतानिया में बैठे हुए हैं। इंडिया इंटरपोल बरतानिया में वक्त खत्म हो रहा है, गुफ्तगू और भी हो सकती थी मगर वक्त खत्म हो रहा है। मसूद, इस बात को मुझे आंसर करने दें। जी जी, बताएं। शहजाद अकबर साहब ने जो बात की है, मुझे ज़्यादा इल्म तो नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में ये बात आई है कि शहजाद अकबर साहब की लीगल बैकग्राउंड है। शहजाद अकबर साहब को ये मालूम होगा कि अगर पनामा में हमारा स्टांस ये था तो फिर ये मुझे बताएं कि पनामा के नतीजे में जो रेफरेंस दायर हुए उनमें वो कहाँ 3000 या 300 अरब रुपए का इल्जाम है करप्शन का, वो है किसी में इल्जाम, बल्कि उनमें मियां नवाज शरीफ को बरी किया गया और उस फैसले में भी ये बात मौजूद है जो एवन फील्ड का फैसला है कि उनके खिलाफ करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है और कोई इल्जाम साबित नहीं, और उसको
नैब ने दोबारा जो है। बहुत शुक्रिया राना साहब, वक्त ख़त्म हो रहा है, आपसे इजाज़त चाहूँगा। शहजाद अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, नबील कबूल साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। अपोजिशन ये कह रही है कि हमारा मीडिया ट्रायल किया जाता है, मगर जब केसेस के फैसले होते हैं तो वो किसी और बुनियाद पर होते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब के केस का भी। मेरा आखिरी सवाल शहजाद अकबर साहब से जो था उसका जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब कहते हैं कि बदकिस्मती से निज़ाम इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में नहीं है। आज अगर एहतसाब के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, जुडिशल सिस्टम के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि मनमानियाँ हो रही हैं, एहतसाब का अमल शफाफ नहीं है, अपोजिशन का ये कहना है, तो फिर हुकूमत को पार्लियामेंट के ज़रिए एहतसाब के अमल को अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाना चाहिए था। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।